एक स्टूडेंट को सोचो जो कई सालों से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, नो फेस्टिवल नो आउटगोइंग, पर जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में बैठता है पेपर मिलता है पर माइंड ब्लैंक, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हाथों में पसीना आने लगता है, ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है और एक ही थॉट, अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। ये सिर्फ एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी और क्या क्या प्रैक्टिकल तरीके हैं इसी फियर को रिड्यूस करने के। हाय, आई एम डॉक्टर ध्रुव, होम्योपैथिक फिजिशियन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का असली प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर नहीं होता, असली प्रॉब्लम उससे जुड़ी हुई अटैचमेंट से होता है। एग्जाम का फियर मार्क्स का फियर नहीं होता, इट इज़ अ फियर ऑफ आइडेंटिटी कोलैप्स। आज का यूथ सबकॉन्शियसली ये मानता है कि रैंक है तो रेस्पेक्ट है, जॉब है तो ही वो वर्दी है और सक्सेस ही उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करती है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। लेकिन आज का स्टूडेंट क्या करता है, वो कर्म नहीं उससे मिलने वाले फल पर ज़्यादा ध्यान देता है। एग्ज़ाम हॉल में वो पेपर सॉल्व नहीं कर रहा होता, वो अपनी आइडेंटिटी को डिफेंड कर रहा होता है। अर्जुन भी बैटलफील्ड में फ्रीज हो गए थे, क्यों? बिकॉज ही अटैच हिज आइडेंटिटी टू द आउटकम। कृष्ण ने उनको डी अटैचमेंट नहीं सिखाया। इट इज़ नॉट इररिस्पॉन्सिबिलिटी बट इनर स्टेबिलिटी। प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं है, प्रॉब्लम है रिजल्ट से ज़्यादा अटैच हो जाना। जब हम अपनी वैल्यू को रिजल्ट से अटैच कर लेते हैं तब एंजाइटी जन्म लेती है। अब देखते हैं ब्रेन लेवल पर क्या क्या होता है। कुछ साइंटिफिक रिसर्च, सबसे पहला आता है यर्केन-डेंसन लॉ। ये लॉ क्या कहता है, अगर मॉडरेट स्ट्रेस में कोई भी टास्क किया जाए तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, बट अगर वो स्ट्रेस मॉडरेट स्टेज से ज़्यादा हो जाए तो हमारी परफॉर्मेंस क्रैश भी हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट ओवर अराउजल हो जाता है, इसीलिए ओवर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट भी अंडर परफॉर्म करते हैं। अब हम इसके पीछे की ब्रेन मैकेनिज्म समझते हैं। साइंटिफिकली ब्रेन की स्टडी में हमने ये देखा है, जब भी फियर एक्टिवेट होता है तो हमारे ब्रेन का फियर सेंटर, जिसे अमिग्डाला कहा जाता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसके हाइपर एक्टिवेशन से हमारे ब्रेन में कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। हमारे ही ब्रेन का एक और पार्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कोर्टिसोल हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से सप्रेस हो जाता है, जिससे हमारी लॉजिकल रीजनिंग कम हो जाती है। इसीलिए हमें कभी कभी देखने को मिलता है, इसलिए स्टूडेंट बोलता है सब पढ़ा था लेकिन कुछ भी याद नहीं। ये इंटेलिजेंस का इशू नहीं है, ये स्ट्रेस के पीछे की छुपी हुई केमिस्ट्री है। रिसर्च बताता है दो टाइप के अचीवर्स होते हैं, पहला फियर ड्रिवन स्टूडेंट और दूसरा होप ड्रिवन स्टूडेंट। फियर ड्रिवन स्टूडेंट के हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं, पहला ओवर थिंकिंग, दूसरा सेल्फ डाउट, तीसरा प्रोकास्टिनेशन। उनका गोल सक्सेस नहीं होता, इन स्टूडेंट का गोल होता है फेलियर को अवॉइड करना, और ये एक तरीके का सर्वाइवल पैटर्न है। अब कुछ ऐसे साइंटिफिक वेज जिससे हम अपनी इस फियर और एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला आता है कोग्निटिव रिफ्रेमिंग। कोग्निटिव रिफ्रेमिंग में अब इस मेथड में हमें करना क्या होता है, एक ब्लैंक पेज पे हमें हमारे सारे फियर को लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरी कोई वर्थ नहीं होगी, मुझे सब रिजेक्ट कर देंगे। लाइक दैट अगर हमने सभी फियर्स एक पेज पे लिख लिए, अब हमें खुद से ये क्वेश्चन करना है, क्या ये सभी फियर 100% ट्रू है? क्या कोई कभी फेल होकर वापस से रिबिल्ड नहीं कर पाया? क्या ये एक एग्ज़ाम यही मेरी आइडेंटिटी है? इन सभी क्वेश्चन से होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन में अमिग्डाला पार्ट है वो हाइपर एक्टिव से रिड्यूस होके नॉर्मल फंक्शन करने लग जाता है, और बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करने से हमारे ब्रेन का न्यूरल पाथवे रिवाइंड हो जाता है, जिससे कोर्टिसोल हार्मोन बनना रिड्यूस हो जाता है। अब दूसरी मेथड जिसमें हमें ब्रीथिंग पैटर्न पे ध्यान देना होता है, ये एक रिसर्च बेस्ड मेथड है, जिसमें हमें इस प्रोसेस में हमें नोज के थ्रू इनहेल करना है और कुछ देर के लिए उसे होल्ड करना है और फोर्सफुली एक्सहेल कर देना है। ये प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना है। रैपिडली हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है और हमारी हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाती है। तीसरी टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में हमें क्या करना होता है, हमारे स्टडी टाइम को 30 मिनट्स के ब्रेक में डिवाइड करना होता है,
और हर 30 मिनट्स का ब्रेक 25 मिनट की मेन वर्किंग मतलब हमारी स्टडी और 5 मिनट का एक ब्रेक होता है। टोटल मिला के 30 मिनट्स में हमें 25 मिनट स्टडी करनी है और 5 मिनट का ब्रेक करना है। उस 5 मिनट के ब्रेक में हमें हमारे ब्रेन को थोड़ा सा रिलीफ देना है, जिसमें हम नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम के आ सकते हैं। इसमें हमें हमारे ब्रेन का यूज़ थोड़ा सा कम करना है, लाइक फ़ोन नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखनी है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है। हमें हमारे ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। इसी प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना है। 20 मिनट स्टडी, 5 मिनट रिलैक्सेशन। फोर्थ वे और बहुत इंपॉर्टेंट वे हमारी स्लीप। अगर हमने अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन कर लिया तो हम अपना स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। डीप स्लीप के टाइम पे हमारा ब्रेन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता रहता है। तो जो भी हमने आज के टाइम पे स्टडी किया वो डीप स्लीप के बाद वो लॉन्ग टर्म में हमारा स्टोर हो जाएगा। बट अगर हमारी डीप स्लीप रिड्यूस्ड है, स्लीप साइकिल हमारी ख़राब है, तो होता क्या है कि ब्रेन में कोर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं और उससे कंसंट्रेशन रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इमोशनल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। एक नाइट भी पुअर स्लीप साइकिल की हमारे सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकती है। अब फिफ्थ है एक्सपोजर ट्रेनिंग। एक्सपोजर ट्रेनिंग मतलब जिस तरह की आपकी एग्ज़ाम है उस तरह से आप कई बार अपने आप को उस स्ट्रेस के थ्रू मूव कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में हम एक फेमिलियर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं एग्जाम जैसा, जिससे हमारी बार बार प्रैक्टिस करने से एक तरीके से हमारी मेमोरी डेवलप हो जाती है, हमारा रिएक्टिविटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जब रियल में एक एग्ज़ाम आता है तो हम उसमें ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होते, ज़्यादा फ्राइटफुल कंडीशन में नहीं जाते हैं। इसी को कहते हैं एक्सपोजर ट्रेनिंग। और ये एक्सपोजर ट्रेनिंग हमारे एमिगडाला के हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। लेकिन कभी कभी ये फियर डीपर लेवल पर भी होता है। कुछ स्टूडेंट बचपन से ही हाई एक्सपेक्टेशंस कैरी करते हैं, कंडीशन अप्रूवल में जीते हैं और फेलियर को डेथ के बराबर मानते हैं। यहाँ सिर्फ ब्रीथिंग पैटर्न को और कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग करके बात नहीं बनेगी। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल तक डिस्टर्बेंस होता है और कॉन्स्टिट्यूशनली होम्योपैथी बेस्ट वर्क करती है। होम्योपैथी स्ट्रेस को सप्रेस नहीं करती, वो हर एक के इंडिविजुअल पैटर्न को ट्रीट करती है। हर पेशेंट को फियर अलग होता है, किसी को एंटिसिपेटरी एंजाइटी होती है, किसी को पैरालिसिस की कंडीशन होती है, किसी को साइलेंट गिल्ट होता है और कुछ स्टूडेंट में कंडीशन सीवियर हो जाती है और उनके अंदर सुसाइडल डिस्पोजिशन भी हमें देखने को मिलता है। इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट से मेंटल स्टेबिलिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। फाइनल मैसेज, भगवद गीता कहती है डू यूर कर्मा विथ स्टेबिलिटी, साइंस कहता है रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम और होम्योपैथी कहती है अंडरस्टैंड योर इंडिविजुअलिटी। एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है लेकिन आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। सक्सेस टेम्परेरी होती है बट मेंटल स्टेबिलिटी परमानेंट।